प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट एड्स अल्जेब्रिकली। तो हम लोगों ने देखा कि दो बॉडी को ला करके टच कराते हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन। और फिर दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वहां से हम लोग देख लिए चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट एड्स अल्जेब्रिकली सिंपल 3 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू 5 कूलम, या -3 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू -1 कूलम। मतलब ये सिंपल रूल को फॉलो करता है, इट एड्स अल्जेब्रिकली। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा बेटा, सेकंड हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने क्या देखा कि सिस्टम के पास जो इनिशियल चार्ज था अब सिस्टम के पास वही लास्ट में फाइनल चार्ज हो जाएगा। मींस क्या देखे बेटा हम लोग, Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। एंड लास्ट टॉपिक क्या देखे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखे बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे या इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। यहां से हम लोग देख लिए कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी कब बनेगा। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे तो बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिए तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस पर कम से कम हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम भी किया था, 9 न्यूमेरिकल किए, जिसमें हर टाइप के प्रॉब्लम को करा चुके थे। किस तरीके से यहाँ पे 2 वेरिएबल था, एक Q वेरिएबल था, दूसरा वेरिएबल N वेरिएबल था। ई तो सभी को पता है, 1.6 × 10 टू द पावर -19। प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ये जस्ट बताता है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का एडिशन, आइदर इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो सर यहां तक हम लोगों ने देखा 3 प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा वो क्या था, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में हम लोगों ने 4 सिस्टम के बारे में देखा, SI, CGS, प्रैक्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, उसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। SI कुलम, CGS में मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा स्टैट कुलम, यहाँ पे क्या था एब कुलम, प्रैक्टिकल यूनिट में एम्पियर आवर, एक और था फैराडे, और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में इज इक्वल टू 1.6 × 10 टू द पावर -9। एक छोटा मोटा कोड भी ले लिए थे हम लोग, अगर बच्चों को याद रहे तो फैक्सी। F स्टैंड्स फॉर फैराडे 96,500, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर आवर 3600, A स्टैंड्स फॉर एब कुलम 10 कुलम, C स्टैंड्स फॉर कुलम मीन्स 1 कुलम, S स्टैंड्स फॉर स्टैट कुलम 10 टू द पावर -9 ऑर्डर, एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19। ये था बेटा प्रीवियस क्लास में, जहां पे हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है 4th नंबर, ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो आप 100% श्योर रहिए कि उस बॉडी के पास मास होगा। अगर बॉडी में चार्ज है तो 100% बॉडी में मास होगा। लेकिन अगर बॉडी में मास है तो मे और मे नॉट कि उसके पास चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। रिपीट कर रहे हैं, अगर बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास कंफर्म 100% कि उसके पास मास होगा। लेकिन किसी बॉडी के पास मास है तो मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके पास चार्ज हो या ना हो। यहां पे भी देखिए बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे डिफिनेशन, सारे लैंग्वेज लिख लेते हैं कि आप लोग आराम से यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए इसको लैंग्वेज के फॉर्म में और भी लिख दिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा, चार्ज है तो इसके पास मास भी है 9.1 × 10 टू द पावर -31। प्रोटॉन के पास चार्ज है तो इसके पास मास भी है 1.672 × 10 टू द पावर -27 kg। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस सब के पास चार्ज है तो इस सब के पास मास भी होगा। लेकिन आप न्यूट्रॉन को ले लो बेटा, न्यूट्रॉन के पास मास तो है 1.674 × 10 टू द पावर -27 kg, बट वो चार्ज नहीं है। देखिए तो मास तो है, मास इसके पास है लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के पास। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, फोटॉन, न्यूट्रॉन, उन लोग न्यूट्रॉनों इसके पास क्या होता है बेटा, रेस्ट मास 0 होता है। फोटॉन, न्यूट्रॉनों ये सब के पास क्या होता है, रेस्ट मास 0 होता है। अगर मास ही 0 हो गया तो आप तो आंख बंद करके बता दो कि सर जब मास ही नहीं है तो वहां पे क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ पे चार्जलेस, बिकॉज चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर। अगर मास ही 0 हो गया तो उसको तो चार्जलेस बनना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स वगैरह या आप लोग केमिस्ट्री में, तो बच्चे पूछते हैं कि सर, बच्चे सारे सुन करके आते हैं अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे। ये अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि अगर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करें तो ये अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं।
ये अपने पाथ से इस तरीके से जाते जाते कहीं ना कहीं डिविएट हो जाते हैं। देखिए तो डिविएशन इस तरीके से आ जाता है। अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे, इन लोगों को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप पास कराइएगा तो ये अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे के पास चार्ज है, इसके पास क्या है, चार्ज है। अब अगर इस बॉडी के पास चार्ज है, अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे में अगर चार्ज है तो 100% होगा कि इसके पास तो मास होगा ही होगा। मास तो आना तय है क्योंकि चार्ज है। अब अगर मास अगर आ गया, इसीलिए आप अल्फा रे का भी नाम सुनते हैं और अल्फा पार्टिकल का भी नाम सुनते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर आप कभी अल्फा रे बोलते हैं, कभी अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो बेटा इसका बता चुके सिग्निफिकेंस। अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे, इन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आप पास कराते हो ये अपने पास से डिविएट हो जाते हैं। इट मीन्स इनके पास चार्ज है तभी ये डिविएशन हुआ, और अगर चार्ज है तो मास है, और अगर मास है तो इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर हो गया ये टॉपिक कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो 100% बात है कि उसके पास मास भी होगा, लेकिन बॉडी के पास मास है तो मे और मे नॉट भी, उसके पास चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं हो सकता है। फिनिश, ये टॉपिक नंबर 4 खत्म। नेक्स्ट आइए बेटा टॉपिक नंबर 5 या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ 5। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मींस जो वेरी नहीं करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट मींस चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। यहाँ पे आपको एक पता होगा, क्लास 11th में हम लोग बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की तरफ से। ये m क्या है बेटा, ध्यान देते जाओ कि m क्या है। ये m है मास इन मूविंग कंडीशन। ये m नॉट क्या है बेटा, ये m नॉट है रेस्ट मास। ये v क्या है सर, वेलोसिटी। ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स आप अगर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो आपका मास में भी वेरिएशन दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर v इज इक्वल टू c मीन्स आपका वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर हो चुका, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो आपका मास क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जनरल कंडीशन में मेरा v का जो स्पीड होता है वो c से काफी लेस देन होता है। मैक्सिमम बुलेट ट्रेन वगैरह 400 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, जेट प्लेन वगैरह हुआ तो वहां पे थोड़ा बहुत मास का वेरिएशन होता है। नॉर्मल लाइफ में चूंकि v और c का रेशियो वेरी मतलब क्लोज टू 0 होता है, सो m इज इक्वल टू m नॉट। तो यहाँ पे मास का वेरिएशन होता है। मीन्स चार्ज इनवेरिएंट, अभी बात कर रहे हैं चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। मीन्स यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि मास इज वेरिएंट, मास इज वेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट। मास देखो वेरी कर रहा बेटा, लेकिन आप इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये कभी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल। Q हमेशा कितना भी वेलोसिटी बढ़ाते जाइए, वेलोसिटी बढ़ा देते जाइए, Q इज इक्वल टू ऑलवेज Q नॉट के बराबर होगा। मीन्स मास इज वेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए इट मीन्स चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। बॉडी चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना भी बढ़ा दीजिए, चार्ज वही का वही रहेगा। मूविंग कंडीशन का चार्ज और रेस्ट कंडीशन का चार्ज ऑलवेज इक्वल होगा। जबकि मास आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम पे, लेंथ पे, एनर्जी पे, मोमेंटम पे। सोचो मास डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे। टाइम के बाद किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, वेलोसिटी पे, टाइम पे, लेंथ पे, एनर्जी पे, मोमेंटम पे। ये सारा का सारा मास वेरी कर रहा, बट आपका चार्ज कभी वेरी नहीं करेगा। चार्ज आपका वेरी नहीं करेगा। तो सर किस तरीके से वेरी करेगा, तो मास के बारे में तो एक आपको बता ही चुके हैं। m इज इक्वल टू क्या बताया बेटा, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर दो इवेंट के बीच का टाइम लीजिएगा तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी इन मूविंग कंडीशन। ई नॉट क्या है, एनर्जी इन रेस्ट कंडीशन। एनर्जी एट रेस्ट, एनर्जी इन मूविंग कंडीशन। सिमिलरली फॉर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। मोमेंटम इन मूविंग कंडीशन, मोमेंटम इन रेस्ट कंडीशन। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्लियर कर दिया बेटा, वेलोसिटी, टाइम, एनर्जी, मोमेंटम। लेकिन लेंथ के साथ इसका डिराइव करना आपके लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन लेंथ का वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेंथ का वेरिएशन देखो बेटा, लेंथ के वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर देते हैं। हालांकि नीचे है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है h, ये हाइट h है, ये लेंथ l है, और इस तरह से वेलोसिटी का चेंज हो रहा, वेलोसिटी जा रहा। तो बताइए जब आगे जा करके मान लेते हैं वेलोसिटी काफ़ी बढ़ गया आगे जा करके, तो यहाँ पे h डैश ले लेते हैं, यहाँ पे l डैश ले लेते हैं, और ये वेलोसिटी v है। तो देखो बेटा h और h डैश आपस में बराबर होंगे।
क्लियर है सर, ये वाला डायमेंशन बराबर होगा, लेकिन एल और एल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है एल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। देखो चेंज क्या हुआ, इसके पहले हमेशा यह रेशियो में जाता था, लेकिन लेंथ में क्या होगा, एल डैश इज इक्वल टू एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपके लायक जानने के लायक अभी नहीं है, बीएससी या हम लोग इंजीनियरिंग में इसका प्रूफ करते हैं, बेसिक फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर में आता है। तो क्लियर हो गया कि सर मास का वेरिएशन डेल्टा टी ई पी ये सब का वेरिएशन क्या है, और एल डैश का वेरिएशन क्या होगा, एल डैश इज इक्वल टू एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो सर एल का वेरिएशन थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, एल का वेरिएशन डिवाइड नहीं होता है, ये क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ तक था कि ये टॉपिक क्या क्लियर किए, लेकिन हमेशा बार बार बता रहे हैं क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। चार्ज किसी भी वेलोसिटी पे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, हमेशा ऑलवेज। चार्ज ऑलवेज क्या है बेटा, इनवेरिएंट है, जबकि मास क्या है, वेरिएंट है। आई थिंक क्लियर हो चुका है ये सब कुछ। आज हम 2-3 टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो कि कंफ्यूज करता है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो पूछता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये वेरिएंट हो जाता है। सर ये एलसीडी क्या है, इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब आपका वेरिएंट हो जाता है बेटा, ये भी मतलब वेरिएंट हो जाता है। अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब समझो क्या है, आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे पूरा चैप्टर में, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं, सरफेस आ गया बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करेंगे Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V। क्लियर हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेंसिटी बराबर Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखो अगर मान लेते हैं हम लेमडा को लेकर के क्यूब एक्सप्लेन करते हैं, मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लेते हैं कोई एक रॉड है जिस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे सब समझा देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, ये सब बता देंगे। मान लो ना अभी जस्ट कि एक रॉड है आपका ये, और उस पर इस तरीके से चार्ज आपका पूरा वॉल्यूम पे पूरे लेंथ पे आपका बिखरा हुआ है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है अभी, वेलोसिटी 0, तो लेमडा बराबर क्या हो गया बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए यही वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर से देखो अगर इसी चीज़ को वेलोसिटी v से दौड़ा दो, वेलोसिटी v से स्टार्ट कर दो, तो लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, q डिवाइडेड बाई एल डैश। देखो तो q में कोई चेंज किए नहीं सर, कोई चेंज नहीं किए, लेकिन एल डैश में तो चेंज हो गया, तो q और एल डैश बराबर देखो क्या लिखेंगे बेटा, एल डैश बराबर क्या लिखेंगे, एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो लेमडा डैश बराबर q बाई एल, अब q बाई एल को क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मींस लेमडा डैश बराबर लेमडा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो देखिए ना लीनियर चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन शुरू हो गया। बट चार्ज देखो हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहा, लेकिन एलसीडी लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज हो चुका है। आप इसी तरीके से बता सकते हैं क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज होगा बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा। देखो 2D बना दिए, 2D बना दिए, 2D में देखो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं कि ये लेंथ L है और ये लेंथ मान लेते हैं A है, और ये वेलोसिटी मान लेते हैं शुरू में वेलोसिटी 0 था, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया मींस Q बराबर A इंटू एल। कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अब इसी चीज़ को आप वेरी करना शुरू कर दो, आप इसी चीज़ को वेलोसिटी दे दो। वेलोसिटी आ चुका है सर, जैसे ही वेलोसिटी आया तो अब क्या होगा, सिग्मा डैश। अब बताओ बेटा जो चार्ज है चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन ए डैश एल डैश चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एरिया के जगह पे ए डैश क्यू, ए डैश कितना हो जाएगा बेटा, ए डैश एल डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ स्मॉल ए डैश क्या चेंज होगा, नहीं सर, ए बराबर क्या होगा, ए डैश मीन्स क्यू ए और एल डैश, हाँ सर एल डैश चेंज हो जाएगा, और आपको पता है एल डैश कितना हो जाएगा बेटा, एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब बताओ बेटा क्यू बाई एल को क्या लिख सकते हैं, देखो तो सिग्मा लिख सकते हैं कि नहीं, मीन्स सिग्मा डैश बराबर क्या हो गया, सिग्मा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, आपको साफ दिख गया कि लेमडा बराबर क्यू बाई एल, लेमडा डैश बराबर क्या हो गया, लेमडा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सिग्मा डैश बराबर क्या हो गया, चार्ज अंडर रूट सिग्मा डैश बराबर सिग्मा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। मीन्स सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अननेसेसरी अब टाइम नहीं लेंगे इसमें कि सर चार्ज किसी भी कंडीशन में वेलोसिटी कितना भी आप बढ़ा दीजिए, कितना भी बढ़ा दीजिए, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकता है, और एक टर्म्स को डिफाइंड कर रहे हैं बेटा, यहाँ तक तो ठीक है। और इसके बाद एक आता है बेटा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज
स्पेसिफिक चार्ज को अगर स्मॉल क्यू ले तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई मास। अच्छा, स्पेसिफिक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ते हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की तरफ। स्पेसिफिक मास उसी तरीके से आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंट्रोपी, इंट्रोपी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी पर यूनिट मास, उसी तरीके से स्पेसिफिक मास तो चार्ज पर यूनिट, स्पेसिफिक चार्ज में चार्ज पर यूनिट मास। अब बताओ तो एक कंडीशन यहां पे हम लिखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, फिर से हम लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं Q डैश बराबर क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे हम Q, यहाँ पे से देखो बेटा Q डैश बराबर मान लेते हैं कि मास जो है स्टार्टिंग में समझ में आ गया होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज पर यहाँ कर देते हैं Q बाई एम। हम अब एक रिलेशन लिख रहे हैं बेटा, Q बाई एम और Q बाई एम यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है और यहाँ पे मूविंग कंडीशन में है, यहाँ पे मूविंग कंडीशन मीन्स स्पेसिफिक चार्ज देखो बेटा, और स्पेसिफिक चार्ज एट रेस्ट, और यहाँ पे क्या बोलना है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज एट इन मोशन या मूविंग कंडीशन में। बताइए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ जिपमर में कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। अच्छा सर देखते हैं, सर क्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हाँ, मास रेस्ट कंडीशन में, मास मूविंग कंडीशन में, हमको पता है सर मास मूविंग कंडीशन में तो पॉइंट नंबर 6 क्या है बेटा, इफेक्ट प्रोड्यूस बाई चार्ज। चार्ज क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसके बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ध्यान से समझोगे बेटा, इफ चार्ज इज इन, अगर चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होगा, ये बस अभी आप मेमोराइज करिए इसको और आगे के चैप्टर में सारा कुछ डील हो जाएगा। जस्ट इस पे ऑब्जेक्टिव 2 बार पूछा गया है कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर चार्ज रेस्ट में है तो सर बात तो समझ गया, यहीं पे आपको पढ़ना था एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जिसमें पूरा का पूरा डील करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ ये प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर चार्ज अगर मोशन में हुआ तो। अच्छा सर मोशन में जहां आया ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट क्या हो गया बेटा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा पार्ट क्या हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू 0, ये सब कुछ डील कर चुके हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों। मीन्स अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज मोशन में और मोशन भी अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, या वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्लियर हो गया। और अगर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड मोशन में रहा मींस वेलोसिटी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, तब ये प्रोड्यूस क्या क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और चार्ज यहां पे रेडिएट करेगा। मींस यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यही है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन में होगा यही तो पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7 एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ये। क्लियर हो गया। चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर मोशन में हुआ, ओके सर मोशन 2 पार्ट में, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ज रेडिएट भी करेगा। कॉन्सेप्ट खत्म। इफेक्ट प्रोड्यूस बाई चार्ज, ये अभी जस्ट आप मेमोराइज रखिए और ये सारे चैप्टर्स डील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको मैग्नेटिक नाम वर्ड सुनने को ही नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक नाम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है चैप्टर नंबर 1 और 2 में। और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के आसपास ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से आ ही रहा था। और चैप्टर 8 में हम लोग नया तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, चार्ज को रेडिएट भी करा देंगे। खत्म। टॉपिक नंबर 6 ओवर। टॉपिक नंबर 7 सुनिए। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, ये कोई खास प्रॉपर्टीज में तो नहीं है लेकिन जस्ट हम इसको नोट डाउन किए। फिर भी चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, और ऑलरेडी इसको हम डील कर चुके हैं कि चार्ज को ट्रांसफर करके हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हैं। चार्जिंग बॉडी के कॉन्सेप्ट में आपको भी पता है न्यूट्रल बॉडी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर भगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और न्यूट्रल बॉडी है और चार्ज इसमें ला करके इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बॉडी क्या बन जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। सब आपको क्लियर है, एडिशन, रिमूवल, लॉस, गेन, एक्सेस, डिफिशिएंसी। तो ये टॉपिक नंबर 7 था क्या बेटा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब हम आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज नंबर 8 में। इन चार्जिंग में भी हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो रिमूवल करे या तो एडिशन करे। और अभी जस्ट पढ़ाए थे अगर बॉडी के पास चार्ज होगा तो कंफर्म बात है उसके पास मास आएगा। तो क्या चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा, अगर 1 लाख
इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है बॉडी से तो वो अपने साथ मास भी तो लेकर के जाएगा। और अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर आ रहा 10⁻⁷ देन वो अपने साथ मास भी तो लेकर के आएगा। तो यही टॉपिक है बेटा इन चार्जिंग में मास ऑफ द बॉडी चेंज। सर ये तो इजीली सब बात समझ में आ रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मास लेकर के जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा निगेटिवली चार्ज बॉडी में तो मास के साथ आएगा। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और चेंज इन मास कितना होगा, n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू me। अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर आ गया तो 1 लाख इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना लेस होता है कि मास जो होता है बेटा वो स्लाइटली चेंज होता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मास में चेंज आया। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि मास क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। और अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली है अंदर आएगा बॉडी में तो मास क्या होगा वहां पे बेटा, मास आपका बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मास आराम से चेंज हो सकता है। इस पे 2 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, अभी 2 न्यूमेरिकल करेंगे अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद। एक और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बॉडी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। मास तो रिड्यूस हो गया, लेकिन वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम चूंकि बेटा लगता तो है कि मास चला गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, नहीं, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ड्यू टू रिपल्सन ये एक्सपैंड कर जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। मीन्स सर मास कम हुआ लेकिन वॉल्यूम बढ़ चुका है, क्यों? चूंकि एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। आपको भी पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताइए मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा चुका है तो मास तो कम हो गया, मास सर ऑब्वियसली कम होगा। 1 लाख इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो 1 लाख इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 के हिसाब से मास आपका कम हो जाएगा और वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। सर वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है सर, देखिए अगर मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। सर ये तो बात समझ में आ रही है। और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा तो भी डेंसिटी बेटा, मास भी डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या हो गया, डेंसिटी दोनों फैक्टर में क्या हुआ बेटा, डिक्रीज कर गया। मीन्स ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी में मास डिक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो द ओवरऑल डेंसिटी क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हो गया। और निगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन तो आएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑब्वियसली बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। चलिए यहां पे क्या हुआ बेटा, मास के बढ़ने से वॉल्यूम तो बढ़ गया, ठीक है, और वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घट गया। अरे सर यहाँ तो प्रॉब्लम आ गया, यहाँ तो दोनों तरफ डेंसिटी डिक्रीज तो ओवरऑल डिक्रीज। यहाँ पे मास इंक्रीज होने से डेंसिटी तो इंक्रीज हुआ लेकिन वॉल्यूम भी इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो गया। तो जब एक फैक्टर में 1 देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा। तो ऐसे फिजिक्स में काफी 3 या 3 to 4 टाइम्स आते हैं क्लास 12 में भी, जहाँ पे 2 फैक्टर एक बार इंक्रीज करेगा दूसरे बार डिक्रीज करेगा, इंक्रीज डिक्रीज। तब देखा जाता है कि किसका सिग्निफिकेंट रोल है, कौन सा ज्यादा प्ले रोल कर रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंट प्ले रोल करता है। मीन्स वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। मींस ओवरऑल डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर से समझ लीजिए, एक फैक्टर के कारण बढ़ रहा, दूसरे फैक्टर के कारण भी बढ़ रहा, तो इसके कारण तो ये बढ़ रहा, इसके बढ़ने के कारण ये घट रहा। लेकिन देखा गया कि वॉल्यूम का सिग्निफिकेंट ज्यादा प्ले रोल कर रहा है यहाँ पे, इसलिए वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा, घट रहा। मतलब 2 फैक्टर में वॉल्यूम कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में है, इस कारण से ओवरऑल डेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मींस अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंज। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, बोले थे 2 न्यूमेरिकल कराने के लिए बेटा, यहां 2 न्यूमेरिकल करा देते हैं। देखिए, When a piece of polythene rubbed with wool, पॉलिथीन को रब्ड किया जा रहा किसके साथ बेटा, ऊल के साथ। मींस ऑब्वियसली रब करेंगे पॉलिथीन ऊल को, तो या तो पॉजिटिव पॉलिथीन पे पॉजिटिव होगा, ऊल पे निगेटिव, या तो इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव होगा, अब देखते हैं आगे। अ चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻6 इज डेवलप्ड ऑन पॉलिथीन। अच्छा, पॉलिथीन पे निगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स क्या हो गया होगा बेटा, उल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कहां पे चला गया, अब आपके पॉलिथीन में। मींस उल हो गया पॉजिटिव चार्ज और इसका क्या है बेटा यहाँ पे, पॉलिथीन हो गया आपका निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया। अब पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद उल हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉलिथीन हो गया निगेटिव चार्ज। मींस उल से इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉलिथीन पे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिथीन। अच्छा, मास क्या हो जा रहा, मास कितना ट्रांसफर हो रहा, मतलब यही आपको निकालना है मास ट्रांसफर। पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बेटा, n बराबर आपको भी पता है Q डिवाइडेड बाई E होता है बेटा। Q कितना दिया है, माइनस तो समझ में आ गया कि निगेटिव चार्ज के कारण 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना हो जाएगा बेटा, यहां से देखो
कितना हो जाएगा 5 4 मीन्स 1.25 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 मीन्स 17 12 मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि उल में से 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 किस पे आ जा रहा है बेटा, आपका पॉलिथीन पर आ जा रहा है। तो पॉलिथीन का मास तो बढ़ ही जाएगा, तो पॉलिथीन का कितना मास बढ़ेगा बताइए, पॉलिथीन का कितना मास बढ़ जाएगा, अभी बता देते हैं सर। पॉलिथीन का मास बढ़ेगा n इंटू me, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर जा रहा है बेटा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12, और कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। क्लियर हो गया सर कॉन्सेप्ट। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उल से पॉलिथीन पे गया सर, यहाँ पे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12, तो अपने साथ मास भी तो लेकर के आया होगा, तो टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे ये। अब देखिए आराम से 31 में से 12 यहाँ पे कर दीजिए 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बेटा 1.25 इंटू 9.1। क्लियर हो गया, और ये कितना हो जाएगा -31 प्लस 2 कितना हो जाएगा -19। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा बेटा 1.25 इंटू 9.1 कितना होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सर कॉमन सेंस है, 9.1 को 9 ले लेते हैं, और 0.25 ज़्यादा है मीन्स 9 का आधा कितना 4.5 और उसका आधा कितना 2.25, मतलब 9 में से 2.25 जोड़ देना है मीन्स 11.25। 11.25 तो तब आता है जब 9 इंटू क्या करते हैं बेटा 1.25, लेकिन 9.1 है मीन्स कहीं ना कहीं 11.25 से ज़्यादा, मतलब 35 या 38 या 35 इसी के लमसम में आएगा 10 टू द पावर -19 kg। देखिए कितना -19 kg ऑर्डर का है बेटा, इस कारण से ऑर्डर इतना छोटा होता है कि इसको ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं बेटा नलीफाई कर देते हैं। चलिए उसको नोट करिए क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, -19 kg हो गया, समझ में आया ना कितना, इसको फिर 1.135 भी ले सकते हैं, वो तो अब आपके हाथ में। कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है, साथ साथ हम कैलकुलेशन कराते जा रहे हैं। कैलकुलेशन छोड़ देना टीचर के लिए बड़ा आसान रोल होता है कि बच्चे कर लेंगे, लेकिन ये सब करके बताएंगे तभी बच्चों को इंटरेस्ट आ पाता है। क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 2 बॉडीज आर रब्ड। ऑब्वियसली जब रब्ड करेंगे आपस में रबिंग करेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक का एडिशन दूसरे का रिमूवल, एक पे लॉस दूसरे पे गेन। तो 2 बॉडीज आर रब्ड एंड वन ऑफ देम इज निगेटिवली चार्ज। ओके, निगेटिवली चार्ज हो गया। फॉर दिस बॉडी इफ mi इज इक्वल टू इनिशियल मास, ठीक है, f इज इक्वल टू फाइनल मास, मतलब इनिशियल मास को mi ले लिया, फाइनल मास को हो गया। आफ्टर चार्जिंग देन, अच्छा चार्जिंग के बाद कौन सा बॉडी चार्ज हुआ बेटा, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज करने का सेंस क्या है, बॉडी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, बॉडी के पास एडिशन इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर बॉडी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, एडिशन इलेक्ट्रॉन आया है, तो ऑब्वियसली मास भी आएगा। मिस शुरू का मास और फाइनल मास, ऑब्वियसली अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा तो फाइनल मास ज्यादा हो जाएगा, mf इज ग्रेटर देन mi। अब देखते हैं mf इज ग्रेटर देन mi किस में है बेटा, mi इज ग्रेटर देन mf, ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब यही दोनों में से कोई है, यही है, mf इज ग्रेटर देन mi ऑब्वियसली है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता तो बेटा इनिशियल मास ग्रेटर देन फाइनल मास हो जाता। क्यों, क्योंकि फाइनल मास कम हो जाता, फाइनल मास कम हो जाता तो कौन सा एक्सप्रेशन आता है ये। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो ऑप्शन ये आता, निगेटिवली चार्ज में मास ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन उस पर एडिशन आ चुका है। तो आई थिंक दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो गया। ये 2 प्रॉब्लम था, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, हालांकि कई बार छोटे छोटे प्रॉब्लम भी 1 नंबर के आ जाते हैं। तो ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 8 एकदम आपका क्लियर कर दिए। अब आइए पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 क्या बोला बेटा, समझो, चार्ज रिसाइड्स, चार्ज आ जाता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हालांकि एक टॉपिक पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, वहां पे और ज्यादा डील करेंगे इसको। बस थोड़ा सा समझना है आपको कि कभी भी 2 है, ये कंडक्टर है बेटा, ये इंसुलेटर, ध्यान से समझोगे, ये है कंडक्टर और ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका इंसुलेटर। ठीक है सर, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, दोनों पर क्या किए, चार्ज ला करके दिए, दोनों पे चार्ज कर दिए, दोनों पे मान लेते हैं कि चार्ज ला करके दिए, दोनों पे चार्ज आ चुका है। ठीक है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद क्या देखेंगे बेटा कि कंडक्टर का सारा चार्ज कहां आ जाता है, आउटर सरफेस पे। कंडक्टर का सारा चार्ज कहां जाता है, आउटर सरफेस पे, इसलिए लिखते हैं बेटा चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज तुरंत कहां आ जाता है, आउटर सरफेस पे, और इंसुलेटर में एज इट इज यहीं पे पड़ा रहेगा। इसके 3-4 रीजन है। एक रीजन तो बोलते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके कि सर चूंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज का मूवमेंट अलाउड है, इसलिए ये रिपल्सन होते होते कहां चला जा सकता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। आपस में रिपल्सन होता है और ये सारा का सारा सरफेस पे चार्ज चला जाता है। चूंकि इंसुलेटर में फ्री चार्ज कैरियर एकदम लेस होते हैं, इसलिए
जहां पे रहेगा वहीं पे पड़ा रह जाएगा। लेकिन कंडक्टर में आप चार्ज दीजिएगा वो तुरंत आउटर सरफेस में आ जाएगा। हालांकि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, वो आपस में क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है, इसलिए सारा का सारा वो आउटर सरफेस पे चला जाता है। इस पार्ट को आप स्किप करोगे, बस आप लॉजिकली समझो, क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, रिपल्सन होगा, सभी कहां चले जाएंगे बेटा, आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। तो कंडक्टर में चार्ज दोगे तुरंत आउटर सरफेस पे चला जाएगा, इंसुलेटर में जहां चार्ज दोगे वहीं पड़ा रह जाएगा। टॉपिक नंबर 9 क्लियर। एंड टॉपिक नंबर 10 बेसिक प्रॉपर्टीज 10 में चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, मतलब चार्ज जो है लीक कर जाता है शार्प पॉइंट पे। अपने घर का कूलर और फ्रिज में देखोगे, कभी ऑब्जर्व करोगे, फ्रिज का बीच पार्ट में कभी भी आपको झटका या करंट जैसा नहीं लगेगा, लेकिन कभी आप उसके कॉर्नर को यहाँ पे गलती से हाथ टच हुआ तो एक झटका से मारता है, एक करंट से मारता है। सर ऐसा क्यों कि बॉडी के इस वाले पार्ट में बिल्कुल करंट आपको कहीं नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कभी कभी करंट लग सकता है, कभी झटका आता है तो वो कॉर्नर पे ही आता है, इसलिए कि चार्ज हमेशा लीक करता है शार्प पॉइंट से। सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम सुने हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का है क्या बेटा, कि जहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में मान लेते हैं कि यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का पार्ट होगा। देखो बेटा यहाँ पे कितना ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, ये जो है ये इस सर्किल का पार्ट होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये देखा जाए तो ये बड़े वाला सर्कल का पार्ट होगा, ये 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे शार्प कॉर्नर है, छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा बन रहा है वहाँ पे चार्ज कम है। ऐसे में आपको जस्ट बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा कि नहीं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बताओ तो यहाँ पे रेडियस सबसे कम है और यहाँ पे रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो अगर रेडियस ज़्यादा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका कम हो गया कि नहीं। अगर रेडियस अगर आपका ज़्यादा हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, और अगर रेडियस कम हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गया। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का वहाँ पे डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज। देखो तो रेडियस कम है तो देखो तो कितना चार्ज आया, रेडियस यहाँ पे ज़्यादा तो देखो कितना कम चार्ज आया। आगे बात समझ में। यहाँ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, देखो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। सर इधर तो यूनिफॉर्म जाएगा, लेकिन जहां इधर जाएंगे सर ये इस तरीके से चार्ज आ जाएगा। क्यों? चूंकि यहाँ पे रेडियस कम हो गया, जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेडियस कंपैरेटिवली लार्ज है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। आप अलब्रुज दुबई को देख लो या किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग में देखोगे तो ऊपर जाकर के शार्प पॉइंट दे दिया जाता है या एक लोहे का रॉड दे दिया जाता है इस तरीके से। इसका मीनिंग का भी देखो, अलब्रुज के ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपको शार्प कॉर्नर दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? चूंकि अगर बिजली वगैरह करका तो यहाँ पे जहाँ पे ये हुआ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, डायरेक्टली इसमें अर्थ के साथ कनेक्शन हो जाएगा और बिल्डिंग बर्बाद होने से बच जाएगा। इसीलिए ऊपर जाकर के लोग शार्प पॉइंट दे देते हैं कि कभी भी इस तरीके से बिजली वगैरह आया तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा बेटा, ग्राउंड में। तो ये टॉपिक नंबर 10 था, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। तो यहाँ तक सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया, टोटल 10 बताएं। अब जो 11th पॉइंट है, 11th पॉइंट भी हम यहीं पे डील कर देते हैं बेटा। 11th पॉइंट थोड़ा सा समझोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी है। टॉपिक नंबर 11 देखोगे बेटा, रिपल्सन। रिपल्सन इज द सीवरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेक्टिफिकेशन। समझोगे बात को क्या है बेटा, रिपल्सन इज द सीवरेज टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेक्टिफिकेशन। सर इसका मतलब क्या है, सुनोगे बेटा, अगर दो बॉडी है, अगर ये बॉडी ए एक दूसरा बॉडी बी, अगर ये दोनों के बीच में अगर आपका अट्रैक्शन हो रहा, अगर बीच में दोनों का अट्रैक्शन हो रहा, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी चार्ज है, दोनों बॉडी चार्ज है। मे बी पॉसिबल कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा बॉडी न्यूट्रल हो, तो अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है, अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है। ध्यान रहे कि अगर बोल देता है दो बॉडी में अट्रैक्शन होगा तो मे बी पॉसिबल बी न्यूट्रल हो जाए और ये चार्ज हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि ए न्यूट्रल हो जाए और बी चार्ज हो जाए। मींस अट्रैक्शन में बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे टॉपिक क्या बोला बेटा, रिपल्सन इज द सीवरेज टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेक्टिफिकेशन। अगर बोल दिया बेटा कि ए और बी है, ए और बी दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा, 100% है कि दोनों बॉडी चार्ज होगा, 100% दोनों बॉडी चार्ज हो जाए। मतलब अट्रैक्शन में पॉसिबल है कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा बॉडी न्यूट्रल हो, लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा मीन्स दोनों बॉडी क्या है बेटा, चार्ज है, आइदर पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो, लेकिन बॉडी चार्ज है। यही आपका टोटल 11 टॉपिक। क्वेश्चन देखो बेटा, 5 स्टाइरोफॉर्म बॉल्स A B C D एंड E, 5 बॉल है आपके पास
आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेवरल एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। ठीक है सर, 5 बॉल है, 5 बॉल के साथ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं बेटा, बॉडी ए रिपेल बॉडी सी। बॉडी ए रिपेल बॉडी सी मतलब कंफर्म हो गया कि ये बॉडी भी चार्ज्ड है और ये बॉडी भी चार्ज्ड है। हमको नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, वो हमको नहीं पता। देखिए बॉडी ए रिपेल सी, ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 निगेटिव, मतलब न्यूट्रल होने का तो कोई सवाल नहीं है। जीरो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है न्यूट्रल को, मीन्स ए चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव और सी चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट सी। चलिए अब इसको हम देखते हैं। बॉल ए रिपेल सी, रिपेल 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 रिपेल, चारों ऑप्शन सही हैं। एंड अट्रैक्ट बी, बॉल ए रिपेल करता है सी को एंड अट्रैक्ट्स बी। बॉल ए रिपेल कर रहा सी को, सी को, सी को, सी को। ठीक है, चारों ऑप्शन सही। एंड अट्रैक्ट्स बी, अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन, मतलब इस ऑप्शन से आपको चारों ऑप्शन सही मिले। मीन्स A1 वाला पॉइंट कोई खास काम नहीं किया, वो चारों ऑप्शन सही मिला। अब देखो बेटा, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी जो है बी को अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्शन देखिए बेटा, बॉल डी के साथ बी का अट्रैक्शन, यस सर अट्रैक्शन पॉसिबल है। अट्रैक्शन 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 मीन्स फिर से सर यहां से चारों ऑप्शन आपको सही मिल गए। एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, डी को पकड़ो, डी के साथ ई का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, यहां पे तो अट्रैक्शन है, यहां पे भी अट्रैक्शन है। हाँ सर, नो इफेक्ट में ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। मीन्स यहां तक आने के बाद पता चला कि सर यही 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी बी के साथ अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन, चारों ऑप्शन सही। लेकिन यहां पे क्या बेटा, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मींस डी का ई के साथ कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सर यहां तो अट्रैक्शन आ रहा, यहां तो अट्रैक्शन आ रहा। हाँ सर, यहां कोई इफेक्ट नहीं, यहां कोई इफेक्ट नहीं। मींस अब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी या डी में से ही कोई एक होगा। अब देखो बेटा, अ निगेटिवली चार्ज रॉड, मतलब एक रॉड लेकर के आए, निगेटिवली चार्ज इस पे रॉड है। रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। अच्छा, ए के साथ उसका अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर निगेटिव लेकर के आ गए बेटा, अगर निगेटिव रॉड लेकर के आ गए तो निगेटिव रॉड यहाँ पे भी निगेटिव रॉड को अगर देखें तो निगेटिव रॉड के साथ अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ सर, ये वाला तो अट्रैक्शन है, लेकिन ये वाला क्या है, रिपल्सन है। मीन्स ये ऑप्शन गलत और ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से सही हो बेटा, निगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए तो क्या बोला है, अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब निगेटिव के साथ पॉजिटिव का ही अट्रैक्शन हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई के साथ भी मैच करना है। ई के साथ अगर आप निगेटिव रॉड लेकर के आ जाते हो बेटा तो निगेटिव और न्यूट्रल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मिस फाइनली इतने कंक्लूजन के बाद मेरे पास ये ऑप्शन बिल्कुल सही निकला। रिपीट करने का बेटा कोई मतलब नहीं बनता, आप वीडियो को फिर से पीछे जाकर के फिर से पूरे टॉपिक को समझ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है बेटा, 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहा है बेटा। चलो ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट आर क्लोज ईच अदर 2 एट ए टाइम। अच्छा, 3 में से 2 ही किसी को साथ लेकर के आ रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर ब्राउट टुगेदर। अच्छा, ए और बी को साथ रख रहा है, ए एंड बी को साथ रख रहे हैं, ए एंड बी आर ब्राउट टुगेदर। दे रिपेल मीन्स 3 बॉडी था, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, और 2 को एक साथ लेकर के आएंगे। ए एंड बी को साथ लेकर के आ रहे हैं। जब ए और बी को साथ लेकर के आ रहे हैं तो वो आपस में रिपेल कर रहा है। इतना तो पता हो गया बेटा कि ये बॉडी चार्ज्ड है, ये भी बॉडी चार्ज्ड है और रिपेल कर रहा है। रिपेल में ये भी पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे रिपल्सन हो सकता है और यहाँ भी रिपल्सन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर। जब ऑब्जेक्ट बी और सी को साथ मिलाया गया, अब बी और सी को लेकर के आ रहा है बेटा। बी और सी आर ब्रॉट टुगेदर, दे आल्सो रिपेल। अच्छा, ये भी रिपेल कर रहा, ये भी रिपेल कर रहा, ये भी रिपेल कर रहा। जब ये रिपेल कर रहा तो मीन्स इसके साथ इसका रिपल्सन है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है, ए बी सी, ये निगेटिव होता, ये भी निगेटिव होता। तो जब ये निगेटिव होगा तो या ये निगेटिव और ये निगेटिव, जब ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा। समझ में आ रहा, ये पॉजिटिव और ये इसके साथ रिपेल कर रहा, मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा। या अगर ये निगेटिव रखोगे और बी और सी में रिपेल हो रहा तो बी और सी में।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा फॉलोइंग में इसमें ट्रू है? ऑब्जेक्ट ए एंड सी पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द सेम साइन, ए और सी पे सेम साइन को आना चाहिए। देखिए सर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ए और सी पूछ रहा है ना, ठीक है सर। दूसरे एक्सपर्ट से देखते हैं कि बॉडी ए बी रिपेल कर रहा है तो दोनों निगेटिव हो सकता है, और बॉडी बी और सी भी रिपेल हो सकता है। निगेटिव तो डिसाइड हो ही चुका, मिस निगेटिव और निगेटिव में, हाँ सर, ए और सी एकदम आराम से सही हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द ऑपोजिट साइन, ऑब्वियसली है, जब सेम साइन सही हुआ तो ऑपोजिट साइन गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द सेम साइन, एकदम साफ दिख रहा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और उसके बाद ये रिपेल कर रहा, मींस ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन। दूसरे एक्सपर्ट से देख लो बेटा, ये भी निगेटिव रिपेल और ये इसके साथ निगेटिव रिपेल, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पास चार्ज सेम साइन होना चाहिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, जब ए बी सी तीनों रिपेल कर रहा है तो ऑब्वियसली है कोई भी न्यूट्रल बॉडी यहां पे नहीं होगा। डी तो इसी तरीके से ऑप्शन गलत हो गया। ई ऑप्शन क्या बोल रहा है? एडिशन एक्सपेरिमेंट नीडेड टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द चार्ज, एग्जैक्टली सही बात है। अब तक हम लोग को नहीं पता चल पा रहा कि बॉडी में पॉजिटिव 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 हो रहा या बॉडी में निगेटिव 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 हो रहा, मींस यस एडिशन एक्सपेरिमेंट नीडेड है, बिल्कुल सही है। मींस इस ऑप्शन में कौन कौन सही हो गया बेटा? ए सही, ए और सी पे सेम साइन तो ऑब्वियसली गलत हो गया। अब ये भी सही हो गया कि तीनों पे सेम साइन है, ये भी सही है। न्यूट्रल वाली बात गलत हो गई और एडिशन एक्सपेरिमेंट नीडेड है ताकि हमको पता चले कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा आपका निगेटिव है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन और जोड़ दे कि हम लोग एक लेकर के आ रहे हैं न्यूट्रल रॉड, या एक रॉड लेकर के आ रहे हैं और उस रॉड पे निगेटिवली चार्ज है, उस रॉड पे निगेटिवली चार्ज हो रहा, और क्या बोला बेटा कि ये भी रिपेल कर रहा, ये भी रिपेल कर रहा, ये भी रिपेल कर, बस कुछ नहीं, यहां तक क्वेश्चन है। एक लाइन और हम ऐड किए, यहां पे एक लाइन और ऐड किए कि हम लोग एक रॉड लेकर के आ रहे हैं और रॉड पे निगेटिव, न्यूट्रल रॉड नहीं है, यहां पे कौन सा रॉड है? निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव रॉड लेकर के आ रहे हैं और आपस में क्या हो रहा है बेटा? रिपल्सन हो रहा, आपस में रिपल्सन हो रहा, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर इधर तो सारा मामला ठीक ही था, ए बी सी डी। अब जो यहां पे एडिशन एक्सपेरिमेंट का जरूरत पड़ा, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि बॉडी ए बी सी के साथ अगर इसका रिपेल हो रहा, मींस ऑब्वियसली ये सब पे निगेटिव ही चार्ज होगा। मींस अब ये ऑप्शन कट कर हो जाएगा, ई नंबर, आपको एडिशन एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता चल चुका कि निगेटिव के साथ इसका क्या हो रहा है बेटा? निगेटिव निगेटिव, मींस सारा का सारा चार्ज आपको पता चल गया। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव रॉड लेकर के आ जाते तो पॉजिटिव रॉड लेकर के आ जाते तो भी हमको पता लग जाता कि यहाँ पे ए बी सी में क्या चार्ज है। तो समझ में आ गया कि एक रॉड वाला अगर लेकर के आ जाएंगे कि रॉड पे कैसा है, रिपेल हो रहा या अट्रैक्ट हो रहा, तो ये ऑप्शन तो सारे इसी तरीके से बनेंगे, लेकिन ई ऑप्शन आपका कट जाएगा, क्योंकि अब आपको एडिशन एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के लिए, ये रॉड के थ्रू आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 इसी में करते हैं। 3 objects are brought close to each other 2 at a time. When object A and B are brought together, they repel. Repel के जगह पे बेटा हम लोग करते हैं attract। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा अट्रैक्ट, कर रही है सर अट्रैक्ट कर, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अट्रैक्ट कर रहा। व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर दे आल्सो रिपेल, आल्सो नहीं दे रिपेल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? पहले फिगर बनाते हैं बेटा, फिगर से समझने की कोशिश करिए। ए बी और सी, ए बी और सी, ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में अट्रैक्शन है। सुन बेटा, अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव निगेटिव जीरो, पॉजिटिव या निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्शन हो रहा, कुछ भी मत बोल पाओगे कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल भी आ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव के थ्रू अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव के थ्रू अट्रैक्शन, और अगर न्यूट्रल हो गया तो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये जो यहां से लेकर के पॉजिटिव और जीरो भी अट्रैक्शन बना देगा, निगेटिव जीरो भी अट्रैक्शन बना देगा, जीरो निगेटिव अट्रैक्शन बना देगा, जीरो पॉजिटिव अट्रैक्शन बना देगा। मींस इतनी पॉसिबिलिटीज बन गई। व्हेन ऑब्जेक्ट बी आर एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर, अब बी और सी को साथ लेकर के आए, दे रिपेल। अच्छा, अब रिपेल करने लगा, मींस यहां से ये एक बात कंफर्म हो गया कि सर ये न्यूट्रल अब नहीं पॉसिबल है। आ रहा कॉन्सेप्ट समझ में कि बी पे अब न्यूट्रल पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि वो रिपेल हो गया। रिपेल होने का मतलब ये बॉडी चार्ज है, आइदर निगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि दे रिपेल, अगर रिपेल के लिए अगर ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव पॉजिटिव रिपेल हो सकता है, और नहीं तो पहले से ये हो सकता है कि पॉजिटिव निगेटिव हो तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव होगा। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज है सब कुछ। ए पे पॉजिटिव निगेटिव जीरो दोनों हो सकता है, बी पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से सी पे भी अगर बी पे पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो सी पे भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। बस ध्यान रहे कि बी से न्यूट्रल कट गया, क्यों? क्योंकि बी एंड सी आर रिपेल ईच अदर, मींस बी कैसा बॉडी है बेटा? चार्ज बॉडी है। बी कैसा बॉडी है बेटा? चार्ज बॉडी है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द सेम साइन। ए और सी एक सेम साइन होगा। यहां तो सर पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और यहां पे पॉसिबिलिटीज है पॉजिटिव निगेटिव का, तो सेम साइन का तो सवाल ही नहीं है। अगर यहां पे जीरो आ गया, न्यूट्रल आ गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए वाला ऑप्शन हो जाए। ऑपोजिट साइन ऐसा भी कुछ नहीं है, हो सकता है सेम साइन हो, पॉजिटिव पॉजिटिव ही दोनों हो सकता है निगेटिव निगेटिव ही दोनों हो, तो सर ये भी ऑप्शन कट हो गया। ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम साइन, ऑल कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल पूरे स्टेटमेंट को ही काट देगा, कभी तीनों का सेम साइन हो ही नहीं सकता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, ध्यान दोगे इंग्लिश का लैंग्वेज में ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, या बिना न्यूट्रल का भी काम हो सकता है। न्यूट्रल तो इसलिए बोले कि ये अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन हो गया, वो तो स्टेटमेंट वैलिड ही हो गया। लेकिन न्यूट्रल का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे बोला वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ऐसा कोई कंफर्म बात नहीं है। इस पे पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर यहीं पे बोल देता मे, अगर लगा देता, अगर कहीं पे मे लगा देता कि कोई एक बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन इज लगाया है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत, मे में ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, मींस ये भी गलत हो गया। एडिशन एक्सपेरिमेंट नीडेड टू determine the sign of the charge और information about the charges on the object। हाँ सर, किस पे क्या चार्जेज है, इसके लिए एक एडिशन एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, ताकि हम पता कर पाए कि किस पे कौन सा चार्ज है। उसी तरीके से कोई रॉड लेकर के आएंगे, बताएंगे कि वहां पे अट्रैक्शन हो रहा, रिपल्सन हो रहा, इसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा क्वेश्चन बन गया। तो बेटा हम 4 क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि रिपल्सन इज द स्यूरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, या रिपल्सन इज द स्यूरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेक्टिफिकेशन। ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए 4 सवाल से। एक बार आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा, फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से सारे कॉन्सेप्ट को देखो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कभी भी नीट में आई जेई तो मुश्किल ही है, लेकिन नीट वगैरह में आ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, आप लोग से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, बस अब जनरल 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती है। 5 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द 1 कूलम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, 1 कूलम चार्ज के साथ हम आपका 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। द नेट चार्ज अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ध्यान से बेटा, 1 कूलम अपने आप में इतना बड़ा चार्ज है, उसके साथ आप 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 मीन्स 1 + 8 × 10⁻⁻19। सोच लो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है। इसे करते 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 8 इस तरीके से, तो इसमें जोड़ोगे भी तो क्या आंसर आएगा सर? ऑप्शन देख करके साफ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 1 कूलम है। ये सब गलती मत कर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन + 1 कूलम 6, या -5 इधर कर दिया, +1 कर दिया, माइनस चार्ज। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा? 1 कूलम दिया हुआ है, तो 1 कूलम के साथ 10, 15, 20, 50 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज क्या रहेगा बेटा? 1